हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्यकों के बारे में बात करेंगे तथा साथ ही साथ हम उनके ज्यामितीय अर्थ को भी समझेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो समझ लेते हैं। बहुपद के शून्य, इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद के शून्य के बारे में हम लोग कहते हैं कि चर राशि, मतलब x है ना। चर राशि का मतलब क्या है? एक्स वाई जेड। तो कहते हैं चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य कहलाता है। क्या कहा मैंने कहा कि चर राशि मतलब एक्स वाई जेड जो भी चर राशियां दी जाएगी, चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है ना। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बहुपद दिया गया है px इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। ये कोई बहुपद दिया गया है। मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा बहुपद है, तो आप बोलोगे कि ये रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि जो x दी गई है इसकी कितनी घात है? 1 है। इसलिए कैसा बहुपद है? एक घातीय या रैखिक बहुपद है। तो परिभाषा की बात करें तो क्या कह रहा है कि चर राशि x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। मतलब हम यहां पर x का ऐसा कौन सा मान रख दें जिससे ये टोटल वैल्यू 0 हो जाए, मतलब px का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाए। तब हम लोग चेक करेंगे। हम लोग कहेंगे कि अगर हम x बराबर 0 रख दें, तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो यहां पर 0 हो जाएगा। देख लो, 2 इंटू 0 प्लस 4, ये कितना आ गया? 4 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 का जब आप 0 में गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो गया और क्या बच गया? 4 बच गया। अभी तो 0 नहीं हुआ। अब हम लोग कहेंगे कि x बराबर 1 रख दें। क्या? जब आप x बराबर 1 रखोगे तो 2 इंटू x की जगह पर 1 रख दिया प्लस 4, कितना हो गया? 2 एकम 2 और 4 2 6, अभी भी 0 नहीं हुआ। अब आप सोचोगे कि x बराबर -1 रख दूं क्या? जब आप x बराबर -1 रखोगे तो क्या होगा? 2 का -1 में गुणा करोगे -2 आएगा और -2 में 4 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। भाई देख लो, -2 प्लस 4 कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। अभी भी 0 नहीं हुआ। अब आप सोचोगे कि क्या मैं x बराबर -2 रख दूं भैया। x का कोई भी मान रखो जिससे ये 0 हो जाए, कोई भी मान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या कहा? आपने कहा मैं x की जगह पर -2 रख रहा हूं, रख दो। 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 होगा, मतलब -2 में गुणा करोगे -4 होगा और प्लस 4, देख लो, -4 और प्लस 4 कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -2 पर px बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः x बराबर -2 बहुपद 2x प्लस 4 का क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। बात समझ में? आपको क्या करना है? आपको x का एक ऐसा मान रखना है जिससे ये टोटल वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, मतलब px का मान क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो
आपने x का जो भी मान रखा है ना, जो भी मान रखा है वही इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। बात आई समझ में? x का वह मान जिस पर px का मान शून्य हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। इतनी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मान लो कि px इक्वल टू कोई भी ऐसे बहुपद दे दिया 2x + 1, ठीक है, ऐसे दे दिया, तो कोई भी बहुपद जो होता है ना वह x के मान पर डिपेंड करता है, वह x के मान पर डिपेंड करता है। आप x का मान चेंज करते जाओगे, बहुपद का मान चेंज होते जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर x का मान 0 रखता हूँ, x का मान 0 रखता हूँ, तो यहाँ पर 0 होगा, 2 का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी बहुपद का मान यानी px का मान कितना मिला, 1 मिला। अब अगर आप x बराबर 1 रखते हो तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 रख दिया ना, 2 एकम 2 और 2 1 3, बहुपद का मान कितना मिला, 3 मिला। ऐसे आप x का मान 2 रख सकते हो, 2 रख दो, 2 रखोगे, 2 दूना 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। आप क्या देख रहे हो, आप x का मान बदल रहे हो तो px का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो कोई भी बहुपद अगर आपको दिया गया है तो उसमें आप अगर चर राशि के मान को बदलोगे तो बहुपद का मान भी क्या होगा, बदल जाए। तो इतनी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किसी बहुपद का शून्य क्या होता है, किसी बहुपद का शून्य x का वह मान होता है, चर राशि का वह मान होता है जिस पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। यहां पर आप x का कौन सा मान रखे हो, -2 रखे हो, तभी तो ये px 0 मिला है। तो अगर x का मान -2 रखने पर ये px 0 मिलता है तो x बराबर -2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। बात आई समझ में? तो x का आप कोई भी मान रखो, यहाँ पर बहुपद 2x + 4 दिया था, कोई और बहुपद दे सकता है ना, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि हमको चर राशि का कौन सा मान रखना पड़ रहा है जिससे बहुपद का मान शून्य होता है। जिस मान पर बहुपद का मान शून्य होगा वही मान उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। शून्य को हम लोग मूल भी कहते हैं, इसे हल भी कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में इसे तो आप जीरोस बोलते ही हो, इसे रूट्स बोलते हैं और इसे सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इस बहुपद के मूल क्या होंगे तो आप समझ लीजिएगा कि रूट्स की बात हो रही है, और रूट्स मतलब क्या, शून्य की बात हो रही है। तो चाहे शून्य की बात करें, चाहे मूल की बात करें, चाहे हल की बात करें, अगर आपसे कहते हैं कि इस बहुपद के हल कौन कौन से होंगे तो हल का मतलब शून्य की पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही होते हैं। तो इतना तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम लोग बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। जैसे इस बहुपद की बात करें तो यहाँ पर हमें शून्यक निकालना था, तो हमने क्या किया, पहले x बराबर 0 रखा। जब यहाँ पर x बराबर 0 रखा तो हमें क्या मिला, px का मान हमें 4 मिला। ये क्या है, ये px का मान है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अभी 0 नहीं मिला है, फिर हमने x बराबर 1 रखा तो हमें 6 मिला। फिर 0 नहीं मिला, फिर हमने x बराबर -1 रखा तो हमें 2 मिला, अभी भी 0 नहीं मिला। फिर हमने x बराबर -2 रखा, जब हमने x बराबर -2 रखा तब हमें px का मान 0 मिला, और तब हमने कहा कि x बराबर -2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करने की हमें क्या जरूरत है, हम इसे एक लाइन में भी तो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमें क्या करना है, हमें x का वो मान लाना है जिस पर px का मान 0 हो जाए। हमें क्या करना है, हमें x का वह मान प्राप्त करना है जिस पर px का मान 0 हो जाए। तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे, इस px को पहले 0 लिख देंगे, इस px को 0 लिख देंगे, और जब हमने इसको 0 लिखा तो हमें क्या मिला, 0 = 2x + 4, ठीक है। इसको ढंग से लिख सकते हो आप, है ना, 2x + 4 = 0, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 4 को उधर ले जाओ, जिसके साथ x ना हो, जिसके साथ कोई भी चर राशि ना हो, उसको बराबर के उधर ले जाओ। तो 2x = क्या हो गया, -4, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस कर देगा। अब x बराबर क्या हुआ, -4 बटे ये तो इधर गुणा करा, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, और काट दिया, हमें क्या मिल गया, x बराबर -2 मिल गया। यही तो लाना था। तो हम किसी भी बहुपद के शून्य को निकालने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे, मतलब px की जगह पर 0 लिख देंगे, और फिर हल कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, x का जो भी मान आएगा वही क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक और बहुपद लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बहुपद है px = 2x + 1, ठीक है, ये है। अब हमें पता करना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम px की जगह पर 0 लिख देंगे। जब आपने px की जगह पर 0 लिखा तो आपको क्या मिला, 2x + 1 = कितना, 0, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब 1 के साथ x नहीं है, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = -1, क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाके माइनस करेगा। फिर
x इक्वल टू क्या मिला -1/2 और x बराबर -1/2 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये जो भी बहुपद हमने यहाँ पर हल किए वो कैसे थे, रैखिक थे। वो कैसे थे, रैखिक थे। अब हम लोग द्विघाती बहुपद के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बहुपद दिया गया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कोई बहुपद दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको इसका शून्यक निकालना है। आपको इसका शून्यक निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा बहुपद है, तब आपका जवाब होगा कि ये तो द्विघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें x के अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद है। अगर आप किसी बहुपद का शून्यक निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको अभी बताया है कि आपको क्या करना है, px की जगह पर 0 लिख देना है, मतलब उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर लिख देना है। तो लिख देते हैं। हमने px की जगह पर 0 लिखा तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है। अब ये द्विघाती बहुपद है, अतः कोई भी द्विघाती बहुपद अगर आपको दिया जाता है तो आपको क्या करना होगा, उसका गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना। 1 की जगह पर कुछ भी हो सकता था, 2 3 4 कुछ भी हो सकता था। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है ना उसका इस अचर राशि के साथ गुणा कर दोगे। यहां पर अचर राशि कितनी है, 6 है। अचर राशि क्यों बोला, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं है, तो ये अचर राशि है। तो आप क्या करोगे, आप 1 का 6 के साथ गुणा करोगे। एक बात और समझ लो, ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। और द्विघाती बहुपद को हम लोग कैसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको a और c का गुणा कर देना है। ठीक है, तो हमने कर लिया 1 का और 6 का गुणा। a की जगह पर 1 है और c की जगह पर 6 है और b की जगह पर 5 है। ठीक है, ये बिल्कुल उसके जैसा है। जब हमने 1 का 6 में गुणा किया, कर लेते हैं, क्या मिला हमें, 6 मिला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 6 को 2 भागों में तोड़ना है। अब हमें 6 को 2 भागों में तोड़ना है, मतलब 6 का गुणनखंड करना है। 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने पर बोलेंगे, अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो हम कहते हैं घटाने पर 5 आना चाहिए। यहाँ पर जैसा चिन्ह होगा वैसा हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर प्लस लगा है, इसलिए हम कहेंगे कि 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जब हम उनका गुणा करें तो 6 आए और जोड़ने पर कितना आए, 5 आए। तो आपका जवाब होगा कि 1 3 ले लो, 1 2 ले लो। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 दूना 6 होगा और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 2 5 आएगा। ठीक है, तो मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, 3 और 2 5 है ना, 5x आ गया और प्लस 6 बराबर 0। बात समझ में। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो गया x प्लस 3। x बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर था तो एक x बाहर निकला तो x बचा, और यहाँ पर एक ही x था तो केवल 3 बचा। प्लस यहाँ 2 कॉमन है, 2 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 निकल गया तो 2 3 6, 3 बचा और बराबर क्या, 0। पूरे में देखो यहाँ भी x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, तो x प्लस 3 को बाहर निकाल सकते हो, मतलब कॉमन हो जाएगा। जब x प्लस 3 बाहर निकल गया तो यहाँ की ओर बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 और ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप एक बार इसे 0 के बराबर करोगे, एक बार इसे 0 के बराबर करोगे। आप बोलोगे चूंकि x प्लस 3 बराबर कितना, 0, तो यहां से आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, -3। 3 को उधर ले जाओगे और x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0, तो यहां से आपको मिल जाएगा x बराबर -2। x के यहां पर आपको 2 मान मिले हैं, एक मिला है -3 और एक मिला है -2। जब भी आप इस बहुपद में x बराबर -3 रखोगे तो इसका मान 0 मिलेगा, और जब भी -2 रखोगे तब भी ये 0 ही देगा। देखो कैसे, मैं सबसे पहले -3 रखता हूं, तो रख दो x की जगह पर -3 रखा तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -3 धन 6। -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा और 5 यहाँ 15 -15 होगा और प्लस कितना 6, 9 और 6 जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा, 15 -15 इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब x बराबर -3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है।
हमें क्या करना होता है, हमें x का वह मान खोजना होता है जिस पर px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर x बराबर -3 पर ये 0 हो रहा है, अतः x बराबर -3 क्या है, इसका एक शून्य है। अब ऐसे -2 पर चेक करोगे तो देखो देखो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर 4 आएगा और 5 का -2 में गुणा करोगे -10 आएगा प्लस 6, 4 और 6 जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 10 और -10 क्या मिल गया 0, अतः x बराबर -2 भी क्या है, इस बहुपद का शून्य है। अब आपको यहां पर एक बात समझ लेनी चाहिए, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि जब हमने द्विघातीय बहुपद लिया, जब हमने द्विघातीय बहुपद लिया तब हमें कितने शून्य मिले हैं, 2 मिले हैं। देख लो x बराबर -3, x बराबर -2। और अभी कुछ देर पहले जब हमने कहा था कि आपके पास कोई बहुपद 2x + 4 है, तब आपको इसका शून्य क्या मिला था, x बराबर -2, यही तो मिला था। ये कैसा बहुपद है, रैखिक, मतलब एक घातीय। जब कोई एक घातीय बहुपद आपको दिया जाएगा तब उसका केवल और केवल एक ही शून्य होगा, जैसे x बराबर -2। अगर आपको द्विघातीय बहुपद दिया जाएगा तब उसके 2 शून्य होंगे। ऐसे ही अगर 3 घातीय बहुपद दिया जाए तब उसके कितने शून्य होंगे, 3 होंगे। मतलब x की अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही उसके शून्य होंगे। बात समझ में आई? तो इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं। यहां पर लिखते हैं बहुपद और यहां पर लिख लेते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो अगर आपको रैखिक बहुपद दिया जाता है, अगर कोई बहुपद रैखिक यानी एक घातीय है, तब उसके कितने शून्य होंगे, 1 होंगे। अगर आपको कोई द्विघातीय बहुपद दिया जाए तो उसके कितने शून्य होंगे, 2। ऐसे ही अगर आपको त्रिघातीय बहुपद दिया जाए तब उसके कितने शून्य होंगे, 3। ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। चतुर्थ घातीय बहुपद तो 4 शून्य होंगे, पंचघातीय बहुपद तो 5 शून्य होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब ये शून्य के बारे में आप समझ गए कि किसी बहुपद का शून्य क्या होता है, चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। रैखिक बहुपद है तो 1 शून्य, द्विघातीय बहुपद है 2 शून्य, त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्य। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप द्विघातीय बहुपद ले लो और उसके दोनों शून्य बराबर आ जाए, दोनों शून्य बराबर आ जाए। जैसे मान लो कि आपको कोई बहुपद दिया गया है px = x - 2 का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको इसका शून्य निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले px को 0 लिखोगे, मतलब मैंने x - 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा, 0 लिख दिया। अब x - 2 के होल स्क्वायर को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, x - 2 लिख सकता हूं। जब आप इसे 0 के इक्वल करोगे, मतलब x - 2 को अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x बराबर -2 उधर जाएगा तो 2 मिल जाएगा, -2 इधर आ गया तो क्या हुआ, 2 मिल गया। एक शून्य मुझे ये मिला। अब ऐसे x - 2 को अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा तो यहां भी मुझे x बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो x बराबर 2 यहां भी मिला है, x बराबर 2 यहां भी मिला है। तो हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि इस बहुपद के केवल एक ही शून्य होंगे, नहीं, 2 शून्य होंगे। अब ये दोनों शून्य बराबर आ गए तो इसमें हमारी क्या गलती है, यहां पर दोनों शून्य का मान अगर बराबर आ गया है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस बहुपद के 2 शून्य होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुपद आपको दिया जाए, कोई द्विघातीय बहुपद आपको दिया जाए और उसके दोनों शून्य बराबर आ जाए, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि उस बहुपद के केवल एक ही शून्य है, नहीं, वहां पर उस बहुपद के 2 शून्य है। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों बराबर है, ठीक है। जैसे इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, इसका प्रसार कर दो, तो ये क्या मिलेगा आपको, x² - 4x + 4। क्या किया, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया तो हमें क्या मिला, x² - 4x + 4। अब यहाँ पर देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, मतलब द्विघातीय बहुपद है। तो अगर कोई द्विघातीय बहुपद है तो उसके कितने शून्य होंगे, 2 होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये दोनों बराबर आ गए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जैसा बहुपद का घात होगा वैसे ही उसके शून्य होंगे। एक घात 1 शून्य, 2 घात 2 शून्य, 3 घात तो 3 शून्य।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि बहुपद का शून्य तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, उसको समझते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। कुल कहने का मतलब यह है कि हम लोग ग्राफ के द्वारा किसी भी बहुपद के शून्य का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई बहुपद दिया गया है px इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो कोई बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इसका ग्राफ खींचना है, सबसे पहले इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम x और y अक्ष बना लेते हैं। आपको ग्राफ खींचना आता होगा, है ना, पिछली कक्षाओं में हमने ग्राफ खींचा था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो होगा ही। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ठीक है। x अक्ष में हम x के मान को रखेंगे और y अक्ष में हम px के मान को रखेंगे, ठीक है। मतलब x अक्ष में अगर हम कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या होगा, वो इस x का मान होगा, और y अक्ष में अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं तो वो इस px का मान होगा, ठीक है। तो अगर आप y अक्ष को px लिख रहे हो तो px को आप y लिख सकते हो, मतलब ये कि आप इस px को y लिख सकते हो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं, आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो आ जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम, आप एक डिब्बा बना लो ऐसे, है ना, डिब्बा बना लो, ठीक है। अब ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं x बराबर 0 रखता हूं, x बराबर 0 रखता हूं। जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो ये तो खत्म हो गया, y बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब y का मान क्या मिला, 1 मिला। बात समझ में आ गई होगी। पहले मैंने x बराबर 0 रखा तो y का मान मुझे 1 मिला। अब मैं x बराबर 1 रखता हूं, 1। जब मैं x बराबर 1 रखूंगा तो 1 यहां पर हो गया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब y का मान मुझे 2 मिल गया, ठीक है। अब मैं x बराबर -1 रखता हूं। जब मैं यहां पर -1 रखूंगा तो -1 हो गया, +1 हो गया, कितना मिला, 0 मिल गया, मतलब y का मान क्या मिला, 0 मिल गया, ठीक है। ये हो गया। आप ऐसे और भी बिंदु ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ समझना है कि बहुपद के शून्य हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन बिंदुओं को निर्देशांक के रूप में लिखेंगे, मतलब x का मान y के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो जब आपने x का मान 0 लिया तो y का मान क्या मिला, 1 मिला, मतलब जब हमने x का मान 0 लिया तो हमें y का मान 1 मिला। फिर हमने जब x का मान 1 लिया तो हमें y का मान क्या मिला, 2 मिला, ओके। फिर हमने जब x का मान -1 लिया तब हमें y का मान क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। ये हो गए निर्देशांक। किसी भी निर्देशांक में जो पहला अंक लिखा होता है वो x का होता है और जो दूसरा अंक लिखा होता है वो y का होता है, ठीक है। तो हम पहले x में चलेंगे फिर y में चलेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया 0, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, ठीक है। ऐसे ही इधर ये मान लो -1 है और ये मान लो -2, ठीक है। ये अगर x अक्ष है तो इसको हम लोग x डैश बोलते हैं, और अगर ये y अक्ष है तो इसको हम लोग y डैश बोलते हैं, ठीक है। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ, x अक्ष में दाहिनी तरफ जो भी मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं, बाईं तरफ जो भी होते हैं ऋणात्मक होते हैं। ऐसे ही y अक्ष की बात करें तो ऊपर की ओर जो भी मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं और नीचे जो भी मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। अब हमें इन निर्देशांकों को यहां पर इस ग्राफ में दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, देखो सबसे पहले वाले निर्देशांक की बात करते हैं। 0, 1 है तो हमें x में 0 चलना है और y में 1 चलना है, मतलब x में 0 चलोगे तो यहीं तो रहोगे भाई, यहाँ से चलना आपको शुरू करना है। तो जब आप यहाँ से चलना शुरू करते हो कितना चलना है, 0 चलना है, तो यहीं रह जाओगे, तो 0 हो गया। अब y में 1 चलना है तो y में 1 चले, यहाँ पर पहुंच गए, ये निर्देशांक हो जाएगा 0, 1, ठीक है। दूसरा निर्देशांक है 1, 2, मतलब आप पहले तो x अक्ष में 1 चलोगे, यहाँ पर पहुंचे। अब y अक्ष में 2 चलना है तो 1 और 2 यानी यहाँ पहुंच गए भैया, ये हो गया 1, 2। बात समझ में आई। पहले x अक्ष में 1 चले, फिर y अक्ष में 1 और 1, 2, मतलब 1 और 1, 2 यहाँ पर पहुंच गए, ठीक।
तीसरे वाले की बात करें, एक्स अक्ष में -1 चलना है। अब -1 आ गया है तो आप बाईं तरफ चलोगे। मैंने बताया आपको कि एक्स अक्ष की अगर आप बात कर रहे हो तो ऋणात्मक मान बाईं तरफ होते हैं, धनात्मक मान दाईं तरफ होते हैं। तो -1 है तो -1 यहाँ पर आ गए, यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ पहुंच गए। और y में क्या है, 0 है, तो 0 का मतलब कहीं जा ही नहीं सकते, यहीं रह जाओगे, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3 कुछ और होता, लेकिन 0 है तो 0 का मतलब यही तो रहोगे। ठीक, ये हो गया। तो ये कौन सा हो गया, -1 का मान। अब आपने जो भी बिंदु इस ग्राफ पर दर्शाए हैं ना, उनको मिला दो। तो मिला देते हैं, ये इनको मिला दिया और ये इनको मिला दिया, ठीक, ऐसे। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, x का मान जब 1 है तो y का मान कितना है, 2 है। y का मान 2 होने का मतलब px का मान 2 है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि px को मैं क्या कर रहा हूँ, y मान रहा हूँ। तो अगर px बराबर y है तो y बराबर px होगा, मतलब अगर ये y का मान है तो यही क्या होगा, px का मान होगा। ठीक है, तो जब x का मान 1 है तो px का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर जब x का मान 0 है तो px का मान 1 है। और यहाँ पर देखो जब x का मान -1 है तो px का मान 0 है। और जब भी हम किसी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो हम करते क्या हैं, हम लोग यही तो करते हैं कि हम लोग x का ऐसा कौन सा मान रखते हैं जिससे px का मान 0 आ जाए। तो यहाँ पर देखो हमने x का मान जब -1 रखा तो इस बहुपद के px का मान हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया है। और अगर हमें x बराबर -1 रखने पर px का मान 0 मिलता है तो यही -1 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। बात समझ में आई भाई? x का मान जब आपने -1 रखा तो ये px का मान क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर -1 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। तो यहाँ पर देखो जब आपने ग्राफ खींचा तो इस ग्राफ में जब आपने x बराबर -1 रखा तो y का मान क्या मिला, 0 मिला, मतलब px का मान 0 मिला। और अगर px का मान किसी भी x के मान पर 0 मिलता है तो वही x का मान क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक, ये बात तो आप समझ गए होंगे कि जब हमने x बराबर -1 रखा तो px का मान 0 मिला। ठीक है, ये तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते थे कि px बराबर अगर x + 1 है तो हम इसे 0 के बराबर लिख देंगे तो x + 1 हो जाएगा। मतलब इसे हम x + 1 = 0 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से हमको x बराबर -1 मिल जाएगा। ये बात हम लोग वैसे भी निकाल सकते थे कि इस बहुपद का जो शून्य होगा वो x बराबर -1। तो हमें कुल मिला के समझना क्या है, हमें कुल मिला के ये समझना है कि अगर हमारे सामने कोई ग्राफ दे दिया जाए, तो हम उस ग्राफ के द्वारा बहुपद के शून्य का मान कैसे पता करेंगे। बाकी इस बहुपद का तो हम शून्य इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना, अलजेब्राइक मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये तरीका नहीं अपनाना है, हमें ग्राफ के द्वारा समझना है। तो समझो ये बात तो आप समझिए कि 0 है तो x का मान -1 है, मतलब px का मान 0 कब है, जब x बराबर -1 है तो x बराबर -1 ही इस बहुपद का शून्य होगा। ये बात हम यहाँ भी कह रहे हैं और यहाँ भी हम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान से देखो कि इस ग्राफ को जो हमने खींचा तो ये ग्राफ जब x अक्ष पर कट करता है, जब x अक्ष पर टच करता है तभी px का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्य हमें कहाँ मिलेगा, x अक्ष पर मिलेगा। बात समझ आ रही भाई? जब इस बहुपद का हमने ग्राफ खींचा तो हमें इस बहुपद का शून्य कहाँ मिल रहा है, x अक्ष पर मिल रहा है। मतलब इस बहुपद का मान शून्य कहाँ हो रहा है, x अक्ष पर हो रहा है। देख लो, तो अगर किसी बहुपद का मान x अक्ष पर शून्य होता है तो इसका मतलब कि उस बहुपद के जो शून्य होंगे वो भी x अक्ष पर मिलेंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्य x अक्ष पर प्राप्त होता है। किसी भी बहुपद का शून्य x अक्ष पर प्राप्त होता है। यहाँ पर देख लो, इस बहुपद का जो शून्य मिला वो कहाँ मिला है, x अक्ष पर मिला है। मतलब इस बहुपद का मान शून्य कहाँ हुआ है, x अक्ष पर हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी बहुपद का आप ग्राफ खींचते हो और वो ग्राफ x अक्ष पर जिस बिंदु पर काटेगी, जैसे ये ग्राफ x अक्ष पर -1 पर काट रही है, तो -1 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्य हो गया। तो किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष पर जिस भी बिंदु पर काटेगी वही बिंदु क्या होगा, उस बहुपद का शून्य होगा। अब हम लोग ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे, हम लोग
ग्राफ के द्वारा ही बताएंगे कि किसी बहुपद का शून्य क्या होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये बात अच्छी तरीके से समझ लिया कि किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष के जिस भी बिंदु पर काटता है, जिस भी बिंदु पर स्पर्श करता है, वही बिंदु उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी, जो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। वो बात क्या है? वो बात ये है कि मान लो कि कोई ग्राफ इस तरह से आपको दिया गया था, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, यहां शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये ऐसे टच कर गया। ठीक, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, अब ग्राफ देखकर आप कैसे पता कर पाएंगे कि इस बहुपद के कितने शून्य थे? ग्राफ देखकर हम कैसे बता पाएंगे कि किसी भी बहुपद के कितने शून्य थे? ये बात तो हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद का अगर आप शून्य निकाल रहे हैं तो उसका ग्राफ खींचिए, और ग्राफ x अक्ष पर जिस भी बिंदु पर काटेगा वही उसका क्या होगा, शून्य होगा। मतलब यह है कि किसी भी बहुपद के शून्य कहाँ मिलने वाले हैं, x अक्ष पर मिलने वाले, x अक्ष के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन किसी भी बहुपद के कितने शून्य होंगे, उनका मान क्या होगा, ग्राफ देखकर हम कैसे बता पाएंगे? तो आपको ये बात यहां पर समझनी है। देखो, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ग्राफ x अक्ष पर इस बिंदु पर काट रहा है, तो इस बिंदु पर x का जो भी मान होगा वही उसका शून्य होगा। और यहां पर देखो तो ये ग्राफ x अक्ष को सिर्फ एक बार काट रहा है, इसलिए इसके कितने शून्य होंगे, एक। बात समझ में? यहां पर देखो, इस ग्राफ की बात करूं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ग्राफ क्या कर रहा है, x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, मतलब इस बहुपद के भी क्या होंगे, एक ही शून्य होंगे। बात समझ में? अब मैं इसकी बात करूं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस ग्राफ ने x अक्ष को यहां पर काटा है, फिर यहां पर काटा है और फिर यहां पर काटा है, मतलब इन तीनों बिंदुओं पर बहुपद का मान शून्य हुआ है। इन तीनों बिंदुओं पर बहुपद का मान शून्य हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, इस बहुपद के तीन शून्य होंगे। ये ग्राफ जिस भी बहुपद का है, जिस भी बहुपद का आपने ये ग्राफ खींचा है, उसके कितने शून्य हैं, तीन शून्य हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस ग्राफ ने x अक्ष को तीन बार काटा है, तीन जगहों पर काटा है, तो इन तीनों जगहों पर जो भी x का मान होगा वही क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। ठीक है, अब इसकी बात करो, इस ग्राफ की बात करें तो x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, 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 यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर टच कर रहा है। टच करना या काटना दोनों एक जैसा है ना? मतलब चाहे वो स्पर्श करे चाहे काटे, जहां भी वो स्पर्श करेगा वहां बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 जगहों पर इस ग्राफ में x अक्ष को काटा है या स्पर्श किया है, तो इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, 6 शून्य होंगे, 6 शून्य होंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम एक लाइन में लिख सकते हैं, कि किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है, उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, उस बहुपद के उतने ही शून्य होंगे। वो जितनी बार टच करे या जितनी बार काटेगा x अक्ष को, उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना? कि कोई भी बहुपद अगर आपको दिया है तो आप उसका ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचने के बाद में देखिए कि उस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितनी बार स्पर्श करता है, कितनी जगहों पर काटता है। जितनी जगहों पर काटेगा, जितनी जगहों पर स्पर्श करेगा, उतने ही उसके शून्य होंगे।
ठीक है। तो दो बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। पहली ये कि किसी भी बहुपद का शून्य x अक्ष पर मिलता है, x अक्ष पर मिलता है। और दूसरी बात कि किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा, जितनी बार स्पर्श करेगा, उतने ही उसके शून्य होंगे, ठीक है। और जहां पर काटता है मतलब x के जिस मान पर काटेगा वही x का मान क्या होगा, उसका शून्य होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, फिर हम उनके मान को ग्राफ के द्वारा कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटे वाली बटन को दबाओ और ऑल पर क्लिक करो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। प्यारे बच्चों, लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत कर दो ना, घंटी वाली बटन दबा दो, ऑल पर क्लिक कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।